अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ैबुन्निसा गर्शीन और आप देख रहे हैं पीटीए पॉडकास्ट। आज हम जिस मौजू पर बातचीत करेंगे वो है साइबर फ्रॉड। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल साइबर विजिलेंस मोहम्मद मुकर्रम खान साहब। मुकर्रम साहब, सबसे पहले ये बताएं कि साइबर फ्रॉड क्या है, आम लोग इसे आसान ज़ुबान में कैसे समझ सकते हैं? आसान अल्फाज में अगर मैं बयान करूं तो साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन फ्रॉड का मतलब यह है कि कोई आपकी ज़ाती मालूमात लेकर उसको फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करे, आपसे पैसे निकलवाए और या आपको वैसे ज़ाती तौर पर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। आपने अक्सर सुना होगा व्हाट्सएप के ज़रिए आपको कॉल आएगी कि आपका बेटा पुलिस की हिरासत में है और अगर आप इतने पैसे दे दें तो आपकी एफआईआर नहीं होगी या आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। उसके लिए आसान तरीका ये है कि वो आपका ओटीपी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं, उसके ज़रिए वो आपको किसी तरीके से अपने चंगल में फंसाएंगे और आपके कहेंगे कि ये आपके पास ओटीपी आया है, हम किसी कुरियर सर्विस से बात कर रहे हैं, आप अगर ये हमें शेयर कर दें ये रजिस्ट्रेशन नंबर व्हाट एवर केस में भी। असल में वो आपका व्हाट्सएप अपने नंबर पर इंस्टॉल कर रहे होते हैं और वो जब आप ओटीपी दे देते हैं आपका व्हाट्सएप उनके पास आ जाता है। फिर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर जाकर वो पैसे मंगवाते हैं कि मैं मुश्किल में हूँ, आपकी तरफ से मैसेज करेंगे और उनके ज़रिए पैसे मंगवाएंगे। तो ये दो सिंपल हैं, लेकिन इससे और भी तरह के हो सकते हैं और उसमें ज़ाती तौर पर ये आपकी अपनी गलती की वजह से होते हैं, या आपने पासवर्ड सही नहीं रखा हुआ या आप सोशल इंजीनियरिंग में आकर अपना ओटीपी या इस तरह का शेयर कर दें, तो उससे फिर आप उसके लायबल होते हैं। पाकिस्तान में साइबर फ्रॉड के सबसे आम तरीके कौन से हैं? जिस तरह मैंने बताया, आम तौर पे लोग व्हाट्सएप या इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। पर्पज़ ये होता है कि उसको कोई ट्रेस ना कर सके। तो लोग क्या करते हैं कि ग्रे सिम या जाली सिम में वो इस्तेमाल करके एक अकाउंट क्रिएट करते हैं व्हाट्सएप का और उसके बाद उसको फेंक देते हैं। उसके ज़रिए आपको कॉल करते हैं। अभी जब आप उसको रिपोर्ट करेंगे तो व्हाट्सएप या वो नंबर ट्रेस होगा किसी मायसूखा बुरे वाला में या किसी के नाम पे। तो बेसिकली वो लोगों की जो आप आईडी कार्ड देते हैं, आईडी कार्ड कापीज़ मुख्तलिफ जगह पे, वो आपकी आईडी कार्ड की कापीज़ और सिलिकॉन थंब को यूज़ करते हुए वो सिम निकलवाते हैं और उस सिम के ऊपर अकाउंट क्रिएट करके तो वो व्हाट्सएप का अकाउंट या ऑनलाइन बाइंग जितने भी बाइंग या परचेज़ की एप्लीकेशन होती है उनके ऊपर अकाउंट क्रिएट करके इसके ज़रिए से आपको फ्रॉड करते हैं। तो इसमें जो ज़रूरी है वो ये है कि इस तरह की चीज़ों पे कभी एतबार ना करें और जब तक आप किसी को खुद जानते ना हों तो उसको उसके चंगल में ना फंसें। सर, ये बताएं कि लोग आमतौर पर कौन सी गलतियां ऐसी करते हैं जिनसे फ्रॉड करने वाले फ़ायदा उठाते हैं? जी हाँ, जिस तरह मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि आपका पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग ना हो। नंबर 2, आप ओटीपी किसी को जानबूझ के किसी के कहने पर आप उसको शेयर कर दें। वो आपको कभी नहीं कहेगा ओटीपी, वो आपको कहेगा कि एक पार्सल आया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो अगर आप शेयर कर दें तो हम आपके घर ये पहुंचा देते हैं, या इस तरह के कुछ और इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेगा। तो नंबर 1 तो ये इस तरह के जिसको आप जानते नहीं हैं, या जिस तरह अगर आपका दोस्त की तरफ से मैसेज आया है कि मैं मुश्किल में हूँ और मुझे इतने पैसे भिजवा दें, व्हाट्सएप से मैसेज आया, तो आपको चाहिए कि पहले आप उसको कॉल करें, उससे कंफर्म करें और उसके बाद आप उसको पैसे भिजवाएं। असल में जितने भी ये साइबर क्राइम के लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये एक एमरजेंसी क्रिएट करते हैं जिसमें आप सोचें ना और अपने ज़ाती ताल्लुकात की वजह से आपकी मिसेस की तरफ से, आपकी बहन भाई की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई है तो आप बगैर सोचे समझे वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसी का वो फ़ायदा उठाते हैं। तो इन चीज़ों में इमोशन को कंट्रोल में रखें और कोशिश करें कि पहले बात कर तस्दीक कर लें और उसके बाद उसको आप अमल करें। सर, ये बताइएगा कि सार्फिन के डेटा और प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीटीए की जानिब से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? जी हाँ, जिस तरह हमने बताया, हमारा हम कैंपेन भी चलाते रहते हैं। इसके अलावा हम वर्कशॉप सेमिनार भी करते रहते हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर। ऑनलाइन हमारे तकरीबन तमाम सोशल मीडिया के ऊपर हमारे अकाउंट्स हैं जिसमें हम इन्फोग्राफिक्स या पॉडकास्ट या इस तरह के मुख्तलिफ़ मालूमात हम उसके ऊपर शेयर करते रहते हैं। हमारा अपना एक सर्ट का अपना पोर्टल भी है जिसके ऊपर आम आवाम के लिए हम आगाही के लिए वहाँ पे मैसेजेस देते रहते हैं कि किस तरीके से वो अपने पर्सनल डाटा को
और अपने ज़ाती मालूमात को किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें और इसके साथ हमारे जो अपने स्टेप्स हैं जिसमें हमने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है तमाम टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, वो चीज़ें जहाँ जहाँ पे लोगों का पर्सनल डाटा, सर्वर हैं, नेटवर्क डिवाइसेस हैं या कोई भी या स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर लोगों का पर्सनल डाटा पड़ा हुआ है, इसको हमने क्रिटिकल टेलीकॉम डाटा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है कि इनमें अगर कोई कंप्रोमाइज़ हुआ तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा उन लोगों के खिलाफ जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। और इसके अलावा हमने तमाम ऑपरेटर से ऐसे कंट्रोल्स भी इम्प्लीमेंट करवाए हैं कि जिसके ज़रिए कोई बाहर से उसमें अटैक ना कर सके और उसमें डाटा को ना निकाल सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछले 4 साल की अनथक मेहनत की वजह से कोई ऐसा इंसिडेंस अभी तक सरफेस नहीं हुआ जिसमें लोगों का डाटा निकला हो। कुछ लोग क्लेम करते हैं जिसमें कि वो क्लेम करते हैं कि लोगों का डाटा उनके पास मौजूद है, लेकिन जब भी हमने इन्वेस्टिगेशन किए तो ऐसा वो हकीकत पर मबनी नहीं है। वो कोई पुराना डाटा या होता है या वो डाटा होता है जो कि हम लोग शॉपिंग करने के लिए, मिसाल के तौर पे मैं किसी कपड़े की शॉप में गया हूँ या मैं कोई और चीज़ लेने के लिए गया हूँ, तो वहाँ पे आपने देखा होगा आपसे फॉर्म फिल करवाते हैं या आपका डाटा लेते हैं जिसमें शनाख्ती कार्ड नंबर भी होता है, आपका एड्रेस भी होता है, आपका मोबाइल नंबर भी, आपके बाकी चीज़ डिटेल होती हैं। तो इस तरीके से लोग इसको डाटे को इकट्ठा करके तो वो डाटा लोगों को ये करके बेचते हैं कि ये लेटेस्ट डाटा है, आप नंबर बताएं। मिसाल के तौर पर उसमें नंबर है और अगर आप गए और आपका डाटा उसमें मौजूद है, उस नंबर के अगेंस्ट जब आपने फॉर्म भरा था आपका एड्रेस भी आ गया, आपके बाकी चीज़ें भी आ गई, तो वो वहाँ पे डाटा वो शो कर देते हैं। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि तमाम टेलीकॉम डाटा आपका गैर महफूज है और कोई भी चाहे तो किसी वक्त भी डायरेक्टली उनसे लेके दे सकता है, या हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं कि वो लोगों का डाटा बेच रहे हैं। तो ये हरगिज़ नहीं है। आपको ट्रस्ट होना चाहिए, इंशाल्लाह आपका डाटा महफूज हाथों में है और हम उसके लिए काफ़ी इक़दाम कर रहे हैं जिसके ज़रिए कि उनके ऊपर वो कोई ऐसा अटैक ना आए, वो डाटा आपका कंप्रोमाइज। सर ये बताइएगा कि साइबर हमलों और हैकिंग से बचाव के लिए कौमी मॉनिटरिंग और रिस्पांस सिस्टम्स कैसे काम करते हैं? जी हाँ, ये नेशनल सर्ट एक बनी हुई है, उसमें नेशनल सर्ट रूल्स भी बने हुए हैं जिनका काम ये है कि पूरी पाकिस्तान के नेशनल लेवल पर मॉनिटर करते रहें कि कोई इंसिडेंस, कोई अटैक अगर आया है तो उसके ख़िलाफ़ उसके रिस्पॉन्स कर सकें। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं करते, ये अपने नीचे सेक्टोरल जो सॉक्स हैं या सर्ट्स हैं उनके ज़रिए करते हैं। पीटीए भी एक सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर, तो हमने भी इस सिलसिले में अपनी एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाया है और एक कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम तश्कील दी है, जिसके ज़रिए हमारी जो सॉक है वो हमारे जितने टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनकी सॉक्स के साथ कनेक्टेड है। उनकी भी अपनी सॉक लगी हुई है जिसमें जितने डिवाइसेस उनके या सर्वर या जितने भी उनके बाकी इक्विपमेंट है वो उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही कोई अटैक आए या कोई इंसिडेंस हो तो उनको फ़ौरन उसका पता चल जाता है। ये तमाम सॉक हमारी नेशनल टेलीकॉम सॉक के साथ कनेक्टेड है। तो हम 24/7 दिन रात हमारी टीम यहाँ पे बैठी होती है और जैसे ही किसी भी ऑपरेटर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या किसी डिवाइस के ऊपर कोई अटैक हो तो हमें उसकी रिपोर्ट हो जाती है, पता चल जाता है। हम फिर उनको मॉनिटर करते हैं कि वो किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। पहला लेवल उनका अपना होता है कि वो अपनी टीम के ज़रिए उसके ऊपर रिस्पॉन्स करें और उसको मिटिगेट करें और वो इक़दाम लें जिससे कि यूज़र का डाटा और उनका अपना सेंसिटिव बिजनेस डाटा वहाँ से लीक ना हो। उसके बाद हमारी अपनी टीम भी मौजूद होती है जो कि उसको हेल्प कर सकती है, और अगर वो हमारी हेल्प चाहें तो हमारी टीम जाकर या यहाँ से बैठकर उनको हेल्प करती है। तीसरे नंबर पर नेशनल सर्ट आ जाती है कि जब ये इंसिडेंस हो जाता है तो उसकी हम एक एनालिसिस करते हैं, उनको भी रिपोर्ट भेजते हैं, वो भी अपने तौर पे एनालिसिस करते हैं और ऐसे इक़दामात रिकमेंड करते हैं जिसको कि अपनाकर हम आइंदा इस तरह के इंसिडेंट से महफूज रह सकें। तो 24/7 टेलीकॉम सेक्टर को हम देख रहे हैं। इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तमाम बैंकिंग के इस तरह के सिस्टम को देखता है। इस तरह तमाम सेक्टर्स उनके जो सेक्टर रेगुलेटर या सेक्टर अथॉरिटीज़ हैं उनके पास इस तरह के सिस्टम है जिसके ज़रिए वो अपने सेक्टर के अंदर चीज़ों को मॉनिटर करते हैं और इस तरह का कोई इंसिडेंस हो तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेते हैं, उसको रोकते भी हैं और आइंदा के लिए भी अपनी हिकमत अमली को तश्कील देते हैं ताकि इस तरह के इक़दामात या इस तरह के
अटैक दोबारा ना हो सके। सर ये भी बताइएगा कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके पास क्या हिकमत अमली है? सबसे पहले तो हमने 2020 में नेशनल टेलीकॉम डाटा और इंफ्रास्ट्रक्चर एक रेगुलेशन इशू की, जिसमें हमने वो तमाम इकदामात बताए तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर को कि जिनको लेके वो अपने डाटा को और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज बना सकते हैं। वो हम उसके मुताबिक फिर हमने पूरा एक ऑडिट का मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम उनके हर साल ऑडिट करते हैं और उन कंट्रोल को देखते हैं कि क्या वाकई उन्होंने उस तरीके से जिस तरीके से हमने उनको एडवाइस किया था वो कंट्रोल लगाए हुए हैं। अगर उनमें कोई कमी बेशी हो तो हम उसको उसमें अपनी रिपोर्ट में उसको हाईलाइट करते हैं और उनको टाइम देते हैं कि 1 महीने के अंदर आप इसको ख़त्म करें। ये 4 साल से ये प्रैक्टिस जारी है और इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से हमारा टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी महफूज हो चुका है। अभी हमने रिसेंटली इस रेगुलेशन को इम्प्रूव किया है। हमारी CTDISR 2025 उसको हम कहते हैं, क्रिटिकल टेलीकॉम डाटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी रेगुलेशन। इसमें हमने और चीज़ें जो कि नए ट्रेंड के मुताबिक आई हैं, जैसे AI सिक्योरिटी को हमने इसके अंदर डाला है, हमने क्लाउड सिक्योरिटी को इसके अंदर डाला है, हमने तमाम को ये बताया है कि वो उनकी डिज़ास्टर रिकवरी साइट्स होनी चाहिए ताकि उनका डाटा सेंटर या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं से कंप्रोमाइज़ हो जाए तो वो किसी और जगह से उन सर्विसेज को यूज़र तक पहुंचा सके। इस तरह इनसाइडर थ्रेट से बचने के लिए हमने HR के ऊपर क्या कंट्रोल चाहिए, जैसे उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनका नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट उनसे साइन होना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर डाली हैं। इसी तरह फ़िशिंग अटैक काफ़ी चल रहे हैं। आपको ईमेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या कोई SMS ऐसा लिंक आएगा जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपका डाटा कंप्रोमाइज़ हो जाता है, उधर आपका या हैंडसेट या आपका लैपटॉप कंप्रोमाइज़ हो जाता है। इस तरह के स्टेप्स को भी, इस तरह के ख़तरात को भी बचने के लिए हमने इस अपनी रेगुलेशन को नए तरीके से मुरतब किया। ये तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको हमने बनाया और उसके अलावा अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए जो 4 साल हमने ये ऑडिट्स किए हैं उनके अंदर जो हमने कमी देखी है या जो मैल प्रैक्टिसेस हमने देखी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने इसके अंदर तमाम इक़दामात, तमाम कंट्रोल डाले हैं। इंशाल्लाह ये जुलाई 26 से इम्प्लीमेंट हो जाएगी और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने टेलीकॉम सेक्टर को और महफूज कर सकें। मुकर्रम साहब ये बताएं कि IoT डिवाइसेस के बढ़ते इस्तेमाल से साइबर सिक्योरिटी के हवाले से क्या नए ख़तरात पैदा हो रहे हैं और इस ज़मीन में आपकी क्या हिकमत अमली है? IoT डिवाइसेस बहुत छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर में अगर आप देखें तो आपके फ्रिज के अंदर एक डिवाइस लगा हुआ है, आपके AC के अंदर लगा हुआ है, आपके मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, उसके अंदर छोटे छोटे से प्रोसेसर्स हैं और छोटे छोटे से कंट्रोलर लगे हुए हैं जिसके ज़रिए उसको मैनेज किया जा सकता है। AC के ज़रिए मिसाल के तौर पे आप इंटेलिजेंटली उसको टाइमर भी सेट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। इसी तरीके से और भी IoT डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए सेफ सिटी के अंदर आप देखें तो बहुत से डिवाइसेस उसके अंदर भी यूज़ हो रहे हैं। खेतों में काम करने के लिए भी जो स्मार्ट फार्मिंग है उसके अंदर भी बहुत से डिवाइसेस हैं। इन तमाम के अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 उसकी अपनी एक कंप्यूटेशनल पावर होती है, मिसाल के तौर पर वो इसी तरीके से काम करते हैं जिस तरह आपका मोबाइल है, और उसके अंदर उसकी कनेक्टिविटी होती है, या वो वाईफाई के साथ कनेक्ट कर रहा होता है या वो डायरेक्टली इंटरनेट के साथ सिम के ज़रिए या किसी और टेक्नोलॉजी के ज़रिए कनेक्ट कर रहा होता है। तो हैकर इन चीज़ को यूज़ करते हैं अपने मकसद के लिए, इन डिवाइसेस को कंट्रोल करके और इनको कंप्रोमाइज़ करके इनको बॉट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एनवायरनमेंट सेफ सिटी प्रोजेक्ट को अगर मैं देखूं, उनके कैमरे हैं या उनके बाकी डिवाइसेस लगे हुए हैं, तो एक सिटी के अंदर हज़ारों की तादाद में इस तरह के डिवाइसेस लगे हुए हैं। अगर कोई हैकर इन तमाम को कंट्रोल कर ले तो इन तमाम डिवाइसेस के ज़रिए वो एक अटैक किसी भी टारगेट के ऊपर ला सकता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं, या जिस तरीके से और कंप्रोमाइज़ होते हैं, या उनको यूज़ करते हुए किसी और विक्टिम की मशीन के ऊपर लॉगिन कर लेगा और वहाँ से डाटा निकाल लेगा। जब वो विक्टिम, जब उसको पता चलेगा कि मेरे ऊपर अटैक आया और वो ट्रेस बैक करने की कोशिश करेगा तो वो पता चलेगा तो वो तो एक कैमरे का IP है या वो एक किसी और डिवाइस का IP है जिसके ज़रिए उसके ऊपर अटैक हो रहा था, तो वो असल हैकर तक कभी नहीं पहुंच सकता। इक़दामात के हवाले से तो आपने बता दिया, ये बताएं कि पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए मुस्तकबिल का रोड मैप क्या है? जी हाँ, 2021 में गवर्नमेंट की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आई है। उसमें बहुत से स्टेप लिए गए हैं और उसमें तमाम सेक्टर्स को कहा गया है कि वो अपने अपने साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें। PTA वन ऑफ द सेक्टर,
हमने इस पे बहुत सारे स्टेप लिए हैं। हमने अपनी नेशनल टेलीकॉम सॉक बनाई है, सर्ट बनाई है। इसके ज़रिए हम पूरे नेटवर्क को मॉनिटर करते रहते हैं कि कहीं से भी कोई साइबर अटैक या कोई थ्रेट आए तो उसको हम टाइमली रिएक्ट करके उसको मिटिगेट कर सकें। हम आवाम की अवेयरनेस के लिए भी बहुत सी कैंपेन करते रहते हैं जिसमें हम उनको आगाह करते हैं कि किस तरीके से वो साइबर अटैक से बच सकते हैं। उसके अलावा फ़िशिंग अटैक या इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी फिर हमने अपनी साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाई है जो कि इसी पॉलिसी के ऊपर है 5 साल में 2023 से लेकर 2028 में, कि हमने अपने टेलीकॉम सेक्टर को कैसे प्रोटेक्ट करना है और कैसे इसको हार्डन करना है कि कोई मलेशिया सेक्टर, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर बाहर से हो या इनसाइड कोई पाकिस्तानी स्क्रिप्ट किडी या हैकर हो जो कि अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए इस सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करना चाह रहा हो, उनके ख़िलाफ़ हम करें। हमने अपने साइबर सिक्योरिटी ऑडिट का मैकेनिज़्म बनाया है जिसमें हम इन तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर जो हमारे इनकी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं। इसके अलावा हम इनको इस स्ट्रेटजी के मुताबिक एनुअल प्लान देते हैं जिसमें वो हमें बताते हैं कि इस साल में वो क्या क्या चीज़ें अचीव करने जा रहे हैं। तो पूरा 5 साल का हमने एक होलिस्टिक प्लान बनाया है कि अगर हम इसको इंशाल्लाह 5 साल अगर हम पूरा उसके तमाम कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट कर दें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर एक बहुत महफूज हो जाएगा। सर ये बताएं कि आवाम में साइबर सिक्योरिटी आगाही कैसे पैदा की जा रही है और शिकायत या साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने का आसान तरीक़ाकार क्या है? ये बहुत ही आपस में लिंक्ड चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यूज़र की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर अवेयरनेस आपकी हो तो इन जो अटैक या फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसके लिए हम जिस तरह मैंने बताया तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम यूज़ कर रहे हैं। हमारा PTA के अकाउंट्स हैं, उसके ऊपर चैनल्स हैं, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, उनके ऊपर हम तमाम इस तरह के पॉडकास्ट करते रहते हैं। हम इस तरीके इन्फोग्राफिक्स देते रहते हैं, हम अवेयरनेस मैसेजेस देते रहते हैं, कॉलर टोन के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन लोगों की आगाही के लिए देते रहते हैं। इसके अलावा हम कुछ स्टेप्स भी ले रहे हैं, जिस तरह हमने मॉनिटरिंग का सिस्टम बताया, इसको हम और इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके साथ भी हमारा बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है। उनके साथ हम इस जितने भी साइबर थ्रेट या साइबर क्राइम के रिपोर्ट्स होती हैं उनके ऊपर हम मिल के काम करते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम उनको जो रिक्वायर्ड डाटा होता है वो देते हैं, जिससे कि इसको मज़ीद मौसर किया जा सकता है। अभी रिसेंटली हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ भी कोलैबोरेशन की है ताकि इस तरह की जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती हैं, जो पैसे किसी अकाउंट में जाते हैं, उसको रोका जा सके। उन्होंने भी काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, अपनी रेगुलेशन लेके आए हैं जिसके मुताबिक मिसाल के तौर पे अगर एक अकाउंट में पैसे आए तो 2 घंटे से पहले वो किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, ताकि NCCIA उसको ट्रेस कर सके और उन मुजरिमों तक पहुंच सके जो कि इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो 2 चीज़ें हैं इसमें, एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उसके लिए PTA तमाम टेलीकॉम सेक्टर को देखता है और नेशनल सेट नेशनल लेवल पे देखती है। तो इन तमाम दोनों की हमारी हेल्पलाइन मौजूद है। हमारी वेबसाइट के ज़रिए भी कंप्लेन की जा सकती हैं और कॉल भी की जा सकती है। हमारी वेबसाइट के ऊपर देखें तो नंबर भी है, एक पूरा कॉल सेंटर हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो इनके ज़रिए रिपोर्ट की जा सकती है जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हों। साइबर क्राइम जैसे फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो गई, आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, उसके लिए NCCIA है, उनकी भी अपनी हेल्पलाइन है। उनका एक कंप्लीट कॉल सेंटर है जिसमें तमाम इस तरह की कॉल को रिसीव किया जाता है और उसके अलावा ऑनलाइन भी ये कंप्लेन की जा सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, अगर आपको साइबर अटैक या साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम के सिलसिले में कोई भी वाक़या पेश आता है तो फ़ौरन उसकी रिपोर्ट करें। मिसाल के तौर पे आपके साथ आपके पैसे किसी ने फ्रॉड किया और वो किसी अकाउंट में गए या समथिंग लाइक दैट, तो जितनी जल्दी आप रिपोर्ट NCCIA को करेंगे उतनी जल्दी वो उस अकाउंट को ब्लॉक करवाएंगे ताकि पैसे आगे ना जा सकें, उतनी जल्दी वो उस मुजरिम को ट्रेस कर सकेंगे इससे पहले कि वो अपनी सिम को चेंज कर दें, उसकी लोकेशन या उसको वो फाइंड आउट करके उस तक वो पहुंच सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगा और इस तरीके से आपके साथ ताउन के साथ NCCIA भी इफेक्टिव होगा, PTA भी इफेक्टिव होगा, नेशनल सर्ट भी इफेक्टिव होगा और हम इन चीज़ों को टाइमली रोक भी सकते हैं और इस तरह के मय्यर भी ले सकते हैं पनिशमेंट और बाकी कंट्रोल के ज़रिए कि इनको रोका जा सके और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको एक मिसाल बनाया जा सके ताकि लोग
इन तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल ना हो। मुकर्रम साहब, अगर आप आवाम को कोई मशवरा देना चाहें तो वो क्या होगा? जी, सबसे पहले मेरा मशवरा यही होगा कि आपका डाटा, आपका फ़ोन, आपकी डिवाइसेस, आपकी फैमिली, ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है। पीटीए लाख एफर्ट कर ले, लेकिन अगर आप खुद ही केयर नहीं करेंगे तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप सबसे पहले तो अपने जितने डिवाइसेस हैं उनको महफूज रखें। कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल पर ऐसी ना रखें कि अगर आपका मोबाइल कंप्रोमाइज़ हो जाए तो वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे आपके पासवर्ड्स हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि एक टेक्स्ट फाइल बना के अपने सारे पासवर्ड उसके अंदर शेयर लिख देते हैं। कुछ लोग अपने मोबाइल की, अपने बैंकिंग की तमाम इन्फॉर्मेशन उसके अंदर कर देते हैं। कुछ लोग, दो फ़ोन के अंदर फीचर तो होता है लेकिन अपना फेशियल रिकग्निशन या बायोमेट्रिक को अनेबल नहीं करते, या अपना पासवर्ड इतना सिंपल रखते हैं, अपनी बर्थ डेट रख लेंगे, अपनी वाइफ का नाम रख लेंगे, बच्चे का नाम रख लेंगे। इस तरह के इकदाम करके आप हैकर को बहुत ही आसान एक टारगेट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके ज़रिए वो आपके मोबाइल को या आपके डाटा को हैक कर सके। इस तरीके से कुछ ईमेल या व्हाट्सएप मैसेजेस या कुछ एसएमएस मैसेजेस आपके आएंगे जिसके अंदर कुछ लिंक होगा और उसके वो कोशिश करेगा कि आप उस लिंक को क्लिक करें। उस लिंक, वो फिशिंग अटैक होती हैं, उसे जैसे ही आप उसको लिंक करते हैं, उसको क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल या कंप्रोमाइज़ हो जाता है या वो एक ऐसी वेबसाइट पर चला जाता है कि जो कि जेन्युइन नहीं होती। उसके ऊपर कुछ फॉर्म आएगा, वो आप भरेंगे तो वो। इसके अलावा कुछ ऐसे सोशल इंजीनियरिंग के तरीके हैं जिसमें लालच दी जाती है मुख्तलिफ तरीके से कि ये इतनी डिस्काउंट है, अगर आप ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आपका पैसे निकल आए या आपका प्राइज़ निकल आए अगर आप इसके ऊपर कॉल करें। तो इस तरीके के कोई भी इस तरह का काम ना करें जिसमें कि आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ इतने की है और ये अगर कोई दे रहा है तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई चाल होगी। इस तरह के टैक्टिक्स से महफूज रहें। इस तरह को अपने बच्चों को भी बताएं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके बच्चों की आगाही है, क्योंकि वो उस लेवल पर नहीं सोच सकते या उस लेवल पर उनको पता नहीं होता, अपनी मासूमियत में वो लोगों पर एतबार कर लेते हैं। तो ये तमाम वालिदैन का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों की ट्रेनिंग करते रहें, उनको बार बार बताते रहें कि इस तरीके से ये चीज़ हो सकती है और इसके ख़िलाफ़ ये इक़दाम लिए जा सकते हैं, और अपने डाटा को, अपनी चीज़ों को महफूज करें। आजकल एक और चीज़ डीप फेक जो है वो बड़ी चल रही है। वो आपकी वीडियो से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे मिल जाए और आपकी कुछ पिक्चर मिल जाए, उनको मैं यूज़ करते हुए कुछ AI टूल के ज़रिए ऐसी वीडियो बनवा सकता हूँ जो कि आपके लिए एम्बैरसमेंट क्रिएट कर सकती हैं। तो इस तरह के आप अनजाने में कोई अपनी वीडियो या सेल्फ़ी या कोई इस तरह की चीज़ें शेयर ना करते रहें सोशल मीडिया पे, जिसको कि लेके लोग डीप फेक के ज़रिए आपकी वीडियोज़ या आपकी तस्वीरें या कुछ क्रिएट कर सकें और वो आपकी फ़ैमिली के लिए एम्बैरसमेंट बन सकें। बहुत शुक्रिया मुकर्रम साहब। मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट हमारे नाज़रीन के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ होगा। मज़ीद मालूमात के लिए PTA के सोशल मीडिया चैनल्स मुलाहिदा फरमाएँ। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी।